अगला देखेंगे कि स्त्रियों के लिए किस तरह से सती प्रतिबंधित कानून बनाया गया। तो 4 सितंबर 1987 को राजस्थान में देवरा गांव में रूप कुंवर नाम की विवाहिता सती हो गई। अर्थात यह जो महिला थी वह अपने पति के साथ सती हो गई। पहले ये प्रथा थी सती प्रथा, अर्थात जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी जो है वह भी पति के मृतदेह के साथ अपने आप को जिंदा जला देती थी, जिसे सती प्रथा कहा जाता था। तो यह घटना जो है 4 सितंबर 1987 में घटित हुई। वह अपनी इच्छा से सती नहीं हुई थी, क्योंकि हर कोई किसी व्यक्ति में, आप जानते हो कि अपनी एक छोटी सी उंगली अगर एक हिस्सा उसका थोड़ा सा जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। और यहाँ पर समाज में जो ताने बाने थे उसने उसे मजबूर किया, तो उसे सती होने के लिए बाध्य किया गया था। उसने अपनी स्वेच्छा से नहीं बल्कि समाज की स्वेच्छा से अपने आप को सती कर दिया। उसका सती होना, सती प्रथा का उदात्तीकरण करना जैसी बातें गैर कानूनी थी। अर्थात सती प्रथा को बढ़ाना यह जो है गैर कानूनी है। किसी को जिंदा जला देना, उसकी इच्छाओं को मारना, यह जो है गैर कानूनी है। मीना मेनन, गीता सेतु, सुजाता आनंदन, अनु जोसेफ, कल्पना शर्मा आदि नारी मुक्तिवादी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इस कांड की जांच पड़ताल की और सरकार ने वर्ष 1988 में कड़े प्रावधान कर सती प्रतिबंधित कानून पारित किया। अर्थात सती प्रथा को उन्होंने पूरी तरह से बंद करने वाला कानून बताया। तो इस तरह से वर्ष 1988 में सती प्रथा जो कानून है यह पूरी तरह से हमारे समाज से नष्ट किया गया। मानवाधिकार रक्षा कानून, अर्थात मनुष्य के अधिकारों की रक्षा हेतु कुछ कानून बनाए गए, जैसे कि स्त्री और पुरुष पर होने वाले अन्याय को दूर किया जा सके। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सदैव जो है खाली स्त्रियों पर ही अत्याचार होता है, पुरुषों पर भी अत्याचार होता है। तो इसीलिए स्त्री और पुरुष पर होने वाला अन्याय उसे दूर करने का प्रयास किया गया और इसलिए वर्ष 1993 में यह कानून बनाया गया। इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। अब यहाँ पे एक हमारा प्रश्न बनता है कि मानवाधिकार रक्षा कानून के लिए किस आयोग का गठन किया गया। तो मानवाधिकार रक्षा कानून हेतु 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून आयोग का गठन किया गया और इसी आधार पर कुछ राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और इस कानून के अनुसार सामूहिक अत्याचार, अर्थात सभी का मिलकर अत्याचार करना, संबंध विच्छेदित अर्थात तलाकशुदा महिलाओं की सामाजिक दशा, क्योंकि भले ही पुरुष लाख गलतियां करे किंतु परिणाम स्त्रियों को ही भुगतना पड़ता है। महिलाएं और सुरक्षित कार्य स्थान जैसे विभिन्न विषयों पर कानून के प्रभावशाली भूमिका निभाकर महिलाओं पर होने वाले अन्याय को दूर करने में सहायता की गई। अर्थात इस कानून के द्वारा, मानवाधिकार रक्षा कानून के द्वारा जो सामाजिक परिस्थिति थी उसे सुधारने का प्रयास किया गया। इसके बाद जो है हमारे समाज में एक और नया कानून बनकर आया, महिलाओं के लिए आरक्षण। ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो आज, महिलाओं के लिए आरक्षण बस में है, महिलाओं के लिए आरक्षण नौकरी के लिए है। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर परिषद
और महानगर पालिका अर्थात नगर निगम में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखे गए। यहाँ पे खाली स्थान के लिए पूछा जा सकता है कि महिलाओं के लिए कितना भाग आरक्षित रखा गया, तो महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रखा गया। सरपंच, अध्यक्ष, नगराध्यक्ष, महापौर अर्थात मेयर के लिए, मेयर जैसे पदों के लिए भी स्त्रियों के लिए, मतलब इन सब पदों पर स्त्रियों का स्थान होना चाहिए, स्त्रियां होनी चाहिए, तो उनके लिए भी 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। देश में महाराष्ट्र के साथ साथ 15 राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया। इस प्रावधान के कारण महिलाओं को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह महिलाओं के लिए 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया। स्वतंत्रता बदलाव समय में भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया। फलस्वरूप मतदान जैसा जो मतदान सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो मतदान जैसा महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही साथ कानून ने सती, दहेज, बहुपत्नीत्व जैसे अनिष्टकारी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए गए, अर्थात जो ऐसी प्रथाएं चली आ रही थी समाज में उसे भी बंद किया गया। स्त्रियों के संबंध में विच्छेद अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उन्हें संपत्ति में भी कानूनी हिस्सा दिया गया। इन सभी के बारे में हमने इसके पहले अध्ययन किया। राजनीतिक सत्ता में महिलाओं को उचित साझेदारी देने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन संस्थाओं के कतिपय स्थान आरक्षित रखे, अर्थात कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। और इन सभी प्रावधानों के फलस्वरूप आज हमें दिखाई देता है कि महिलाएं शिक्षित हैं, अर्थार्जन अर्थात धन कमाने के योग्य हैं, धन कमाने लगी है। उसका प्रमुख कारण है कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए ये सभी नियम और कानून बनाए और उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास किया। नारी मुक्ति विचार ने स्त्रियों में आत्मबोध उत्पन्न हो रहा है। आज लड़कों से ज़्यादा लड़कियां शिक्षित हैं। शिक्षा, अर्थार्जन, प्रशासन, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो यह हमारी सरकार की देन है और जिसके कारण महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला और उसका फायदा महिलाओं ने भी उठाया है। अब हम अगला देखेंगे, अनुसूचित जातियां स्वतंत्रोत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद समय में हमारे संविधान ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को अंगीकार किया, अर्थात उसे स्वीकार किया। तो यहाँ पे एक हमारा प्रश्न बनता है कि स्वतंत्रता समय में हमारे संविधान ने किन मूल्यों को अंगीकार किया या स्वीकार किया? तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों को स्वीकार किया। उसी का अनुसरण करते समय छुआछूत की प्रथा पर कानून ने प्रतिबंध लगाया। संविधान के 17वें अर्थात 17वें अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत प्रथा को समाप्त किया गया और इसी के साथ अछूत वर्ग का भी समावेश अनुसूचित जातियों और जनजातियों में किया जाने लगा और इन अनुसूचित जातियों ने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर वे अपना विकास साध्य कर सके, इसके लिए शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया, अर्थात उनके लिए भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। अब हम आगे देखेंगे कि अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित जातियों की तरह जिस तरह से अनुसूचित
जातियां थी, उसी तरह से अनुसूचित जनजातियां उनकी तरह ही दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज की भी कतिपय समस्या थी, अर्थात कुछ समस्याएं थी। अनुसूचित जनजातियां मतलब जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, जो आदिवासी वर्ग के लोग थे। अनुसूचित जातियां अर्थात जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिन्हें अछूत समझा जाता था, वो जातियां। आधुनिक सुधारों से दूर रहने के कारण इन वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पिछड़ी हुई है, अर्थात अभी भी ये जो जंगल के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान समय में आदिवासी जनजातियों की स्थितियों में सुधार हो रहा है, फिर भी वन उत्पादन अर्थात वन का उत्पादन और खेती के अतिरिक्त तो उनके पास आजीविका के अन्य साधन नहीं है। अभी भी जो है वह दूसरे व्यवसाय में वह नहीं है। खेती के आधुनिक औजार तक उन्हें नहीं पहुंचते हैं, अर्थात वो भी उनको प्राप्त नहीं है। वो पुरानी प्रथाओं से ही अपना खेत जोतते हैं। परिणाम स्वरूप खेती से प्राप्त होने वाली आय अत्यल्प होती है, क्योंकि वह पुरानी पारंपरिक प्रथाओं पर ही निर्भर है। उनकी खेती भी पहाड़ के ऊपर भूमि पर होती है, वह उपजाऊ नहीं होती है। निकृष्ट और अपर्याप्त भोजन के कारण पोषण व्यवस्थित नहीं हो रहा है। दुर्गम क्षेत्र के आदिवासियों को सही समय पर चिकित्सा की सहायता प्राप्त नहीं होती है, कठिन हो जाता है। अतः आदिवासी जनजातियों को विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता आज भी यह समय की मांग है कि आदिवासियों को अर्थात अनुसूचित जनजातियों को भी उन्हें भी अधिकार प्राप्त हो, उन्हें भी समाज में सबके जैसे जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लाभ उठाने का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान में आदिवासियों की गणना अनुसूचित जनजातियों में की जाती है और उन्हें विधिमंडल, शिक्षा, सरकारी सेवाएं आदि क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब जो है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगला है घुमंतु और विमुक्त, अर्थात जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। घुमंतु और विमुक्त जातियां, जनजातियां, तो ऐसी भी जनजातियां हमारे समाज में हैं, उन्हें भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। तो घुमंतु जनजातियों ने उन जनजातियों का समावेश होता है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव-गांव घूमते रहते हैं, अर्थात आज एक गांव से वो दूसरे गांव में उनकी प्रवृत्ति होती है। घुमंतु इन्हें इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह घूमते रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति होती है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, वह एक स्थान पर ठहरते नहीं है। तो इस वर्ग के लोग, इनका प्रमुख व्यवसाय होता है पशुपालन और अन्य दूसरे स्वरूप के व्यवसाय कर अपनी जीविका चलाते हैं। अंग्रेजों ने इनमें से कुछ जनजातियों पर अपराधी जनजातियों पर इस प्रकार का ठप्पा लगाया था। तो अंग्रेजों ने वर्ष 1871 में के अपराध प्रतिबंधित कानून के अंतर्गत इन जनजातियों में से कुछ लोग जो थे, कुछ प्रमुख वर्गों का उल्लेख अपराधी जनजाति में किया कि इनका काम है अपराध करना, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। उन्हें व्यवसाय तथा कार्य व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस अन्यायकारी कानून को रद्द कर दिया गया। इन जनजातियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया और ऐसी जनजातियों को विमुक्त जनजातियों में समाविष्ट किया गया, अर्थात जिनकी कोई भी जाति नहीं है। उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया गया और इन जातियों का शैक्षिक संस्था और सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिया गया, अर्थात उन्हें वहां पर भी अधिकार प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे अल्पसंख्यक। आपने देखा होगा कि ऐसी जातियों के नाम आते हैं कि अनुसूचित जनजाति, जाति, उसके बाद में अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ी या जिसे विमुक्त जनजाति कहते हैं। तो ये सभी लिखने के लिए हमें आता है जब जाति पूछी जाती है। अल्पसंख्यक किसी समाज में जिन लोगों का
समूह धार्मिक, भाषाई और वंश की दृष्टि से संख्या में कम होता है, जो कम होते हैं उस समूह को अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे हमारे देश में विभिन्न धर्म, पंथ और भाषा के लोग रहते हैं और अंततः भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। हम जानते हैं कि भारत देश हमारा विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्राकृतिक परंपराएं भी पाई जाती हैं और इन सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह किया जा सके, अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण भाषा का विकास किया जा सके, इसके लिए संविधान ने नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अर्थात शिक्षा का अधिकार दिया है। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार प्राप्त है और इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु उन्हें स्वतंत्र शैक्षिक संस्था स्थापित किया गया है। उनकी उन्नति हेतु सरकार द्वारा विविध योजनाएं चलाई जाती हैं। अब अगले पार्ट में हम भारत द्वारा स्वतंत्रता समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में की गई जानकारी, प्रगति की बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं को और जो कमजोर वर्ग थे उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास किया गया।